नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं मुकेश बाकर और हम पढ़ रहे थे समाकलन गणित। तो इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें लास्ट क्लास में हमने डबल इंटीग्रल पढ़ा था। डबल इंटीग्रल है उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए और एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मैंने आपको गामा फंक्शन के बारे में बताया था। अब गामा फंक्शन क्या होता है और जो गामा फंक्शन था उसके क्वेश्चंस मैंने आपको हल नहीं करवाए हैं। उसकी वजह यह है कि जो डबल इंटीग्रल है उससे जस्ट पहले की प्रश्नावली है बीटा और गामा फलन, यानी कि बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो उनसे रिलेटेड कि गामा फंक्शन है नाम आ गया या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो कैसे हल करते हैं वो हम आज की क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखो गामा फंक्शन क्या होता है। जैसे एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि गामा फंक्शन होता है इसको इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। ये जो चिन्ह है वो गामा फंक्शन को निरूपित करता है। अब गामा फंक्शन का क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैंने लिख दिया जैसे कि ये एन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होता है n-1 फैक्टोरियल, या फिर फैक्टोरियल को इससे भी प्रदर्शित करते हैं और एक फैक्टोरियल ये भी होता है। अब देखो कैसे कि मैंने लिखा 4, ये गामा 4। तो इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 1। अब इसका मान हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से आपको गामा फंक्शन है उसको हल करना है। अब बाय द वे कई बार अपने आ जाता है बट्टा में क्वेश्चंस के, जैसे कि मेरे पास में ये आ गया कि मान लो 3/2 और ये आ गया। इसमें क्या रूल होता है कि पहले n, ठीक है, डॉट n-1 तो लिखते ही हैं, या फिर उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैं क्या लिखूंगा n-1 फैक्टोरियल। तो 3/2 -1 क्या होता है 1/2। 3/2 -1, अरे कैसे कि इनका एलसीएम आ गया, ये आ गया 3 - 2 तो आ गया 1/2 डॉट ये आता है आपके फैक्टोरियल 1/2। सॉरी गामा इसमें ये कर देना, इसका मान होता है पाई, जो कि जब हम बीटा और गामा फंक्शन को हल करेंगे तब आप इसका मान आप जान जाओगे कि किस तरह से मान निकालते हैं। तो अब मुख्यतः आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन आते हैं, गामा फंक्शन आ गया जैसे कि ये 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 9 आ गया, जो भी संख्या हो और ये गामा फंक्शन के रूप में आ जाती है तो हमें फैक्टोरियल के रूप में पहले चेंज कर देना है, यानी कि फैक्टोरियल n-1 और उसके अकॉर्डिंग हमें इसके मान निकालने हैं। अब है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि साइन और कोस की पावर में दे दिया जाता है, तो उनके भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग है हमें क्वेश्चनों को हल करना है। तो ठीक है, इस तरह से मुख्यतः जो आपके डायरेक्टली इस तरह से आ जाता है ना, तो उसको किस तरह से हल किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब कई बार क्या होता है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फलन दे दिए जाते हैं, तो उस स्थिति में उनके फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हल होगा। ऐसे नहीं कि आप बस मन चाहे इसमें ये लगा रहे हो। एक होता है बीटा फलन, बीटा फलन और गामा फलन दो होते हैं, उन दोनों के बीच में संबंध, बीटा फलन क्या होता है, गामा फलन क्या होता है, इन सभी की चर्चा हम एक जो एक एक्सरसाइज है अपने बुक में, तो उसी में हम इनका समाधान करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि अपने आराम से समझ में आ जाए। तो ये जो टॉपिक है अपना है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में हमें द्विसमाकलन करना है, जिसमें हम है लिमिट्स में दी हुई होगी और dx और dy के सापेक्ष किस तरह से किया जाता है, ये हम बीटा और गामा फलन, सॉरी बीटा नहीं गामा फलन ले रहे हैं। गामा फलन लेने का उद्देश्य हमारा यही है
कि जो क्वेश्चन है उनके हल थोड़े से इजी हो जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया, आर साइन थीटा डी थीटा डी आर, और इसमें लिमिट है 0 से π/2 और सेकंड वाली है 0 से a cos थीटा। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो इस आर साइन थीटा का किसके सापेक्ष करना है, डी आर के सापेक्ष करना है। क्यों करना है भाई, क्योंकि जो द्विस्माकल है, द्विस्माकल में हमने प्रत्येक क्वेश्चन में यही पढ़ा है कि जो लास्ट वाला जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं उसको फर्स्ट वाले के साथ में करते हैं। ये इंटीग्रल इधर से फर्स्ट वाला होता है और इधर से ये लास्ट वाला होता है, और इसका समाकलन किया जाता है इसके सापेक्ष। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 से π/2, और ये हो जाएगा आपके ब्रैकेट में, इसको बंद कर दो तो ये हो जाएगा 0 से a cos थीटा r sin थीटा dr, और ये हो जाएगा d थीटा। क्लियर है भाई इतना। अब इसमें क्या करना है, यहां से हमें लिमिट दी हुई है 0 से π/2 और इसमें है 0 से a cos थीटा r sin थीटा dr, यानी कि हमें यहाँ पे dr के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो dr के सापेक्ष इसका समाकलन क्या होगा, हमें sin थीटा से कोई लेना देना नहीं है। sin थीटा यहाँ पे पड़ा है तो उसको पड़ा रहने दो, sin थीटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा आपके क्या sin थीटा डॉट r²/2, और लिमिट होगी 0 से a cos थीटा एंड d थीटा। पता है किससे हुआ, यहाँ पे जो sin थीटा था उसको मैंने कांस्टेंट मान लिया या फिर इसको बाहर रख दिया, तो हमें r का इस r के सापेक्ष समाकलन करना है। तो r का r के सापेक्ष समाकलन हम x की पावर n के अकॉर्डिंग जानते हैं कि x की पावर n इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि r²/2। अब है इसमें हम क्या जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या दी हुई है, एक cos थीटा, कहां पे रखनी है, r की जगह। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे थीटा की जगह रखने लग जाओ, है ना। यहाँ पे यदि हमने r के सापेक्ष समाकलन किया है तो मान भी हमें r की जगह ही रखना है। तो ये हो जाएगा आपके 0 से π/2 साइन थीटा है, या फिर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि 1/sin θ/2 है, उसको बाहर कर दो, और r की जगह हमें मान रखना है। तो r की जगह मैंने ये रख दिया a cos θ -0, और ये हो गया d थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक। अभी तक मैंने केवल अपर लिमिट का मान रखा है और अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट किया है। ठीक है इतना। अब देखो यहां से हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ पे मान रखेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा a cos थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा d थीटा। ठीक है, अब हमारे पास में ये है a cos थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन 2, और समाकलन करना है हमें 0 से π/2 के बीच में। हाँ तो अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे जैसे r स्क्वायर है ना, तो ये भी स्क्वायर कर दिए इसको। ये हो जाएगा आपके a cos स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन 2। तो यहां से हम है a²/2 को बाहर ले लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा 0 से π/2 और cos थीटा डॉट साइन थीटा, एंड ये हो गया d। ठीक है, हमें समाकलन करना है 0 से π/2 और cos थीटा डॉट साइन थीटा d थीटा। तो यहाँ पे आप जो हम गामा और बीटा फलन पढ़ते हैं ना, उनमें एक सूत्र होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। सूत्र ये होता है कि 0 से π/2 है तो 0 से
पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा डॉट, या तो साइन की पावर लेना चाहते हो तो साइन की पावर ले लो, और यदि कोस की पावर है तो कोस की पावर भी, अरे वो तो हम ये तो जानते हैं ना कि इसमें ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं हम आगे पीछे, यानी कि यदि इसकी पावर m लिख दो चाहे उसकी पावर n लिख दो, आगे पीछे लिखने से इसमें कोई मतलब तो है नहीं, चाहे पहले ये वाला लिख दो चाहे बाद में वो वाला लिख दो, एक ही बात है। तो ये जो है वो होता है गामा। गामा को हमेशा इसी चिन्ह से निरूपित करते हैं, इस चिन्ह का ध्यान रखना कि ये जो चिन्ह है वो किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे होता है आपके m+1/2 और n+1/2 अपॉन, अब देखो यहाँ पे है ये जो गामा का चिन्ह है इसका विशेष ध्यान रखना कि गामा m+1/2 और उधर है गामा n+1/2, नीचे है वो होता है 2 गामा m+n+2/2, ये अपने सूत्र होता है कि 2, जैसे ये ऊपर लिखा हमने गामा m+1/2 प्लस गामा n+1/2, तो इसमें है ये होता है आपके m+n+2/2, इस तरह से आपको ये सूत्र है वो लिखना है, ठीक है। अब इस सूत्र का यूज यहाँ पे करना है, इसको कोष्टक में लिखना चाहो तो कोष्टक में लिख दियो, एक ही बात है। ये जो सूत्र है इसका यहाँ पे निरूपण करना है, तो ये तो चीज भाई है तो दोनों सेम चीज, सेम ही है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे मैं ये मान रख सकता हूं, तो मान रखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको a² / 2 m+1/2, तो m यहाँ पे क्या है घात, घात को यहाँ पे आपको m मानना है, यहाँ पे जैसे कि वो सूत्र यहाँ पे ये है साइन की पावर m और ये है तो आप इसको मान लो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा गामा m है तो ये m इसको तो 1+1 तो 2/2 1 हो जाएगा, या फिर सेकंड वाला हो जाएगा आपके n+1 तो 3/2/2 गामा, ये हो जाएगा 2 और 1 3 तो 5/2, ठीक है। ये आपके इस तरह से इनको निरूपण करना है। अब आगे हम क्या लिखेंगे भाई, a²/2 ये हो जाएगा 3/2, तो गामा 3/2 का मान क्या होगा, मैंने आपको बताया था 1/2, एक माइनस करेंगे इसमें से और फिर जो क्या आएगा वापिस गामा 1/2, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं √π अपॉन ये क्या हो जाएगा डॉट डॉट 3/2 डॉट 1/2 यानी 5/2 है, उसमें से पहले एक माइनस करूंगा फिर एक और माइनस होगा, तो ये भी √π, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया a² अपॉन ये हो जाएगा आपके 2 ऊपर चले गए तो 2 से 2 कैंसिल, a² अपॉन 6, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को हल करना है, तो इसके ये आंसर आ गए। अब है समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चनों को हल करना है, यानी कि पहले इस सूत्र का आपको ध्यान रखना है, जब ये सूत्र कब लगाना है, जब आपको साइन और कोस है उनकी घातें m और n में दी गई है और समाकलन 0 से π/2 दिया गया है, तब आपको ये सूत्र यूज में लेना है और इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इनके जो गामा के मान निकालना आपको आ गए होंगे, गामा के मान कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे देखो मैंने जो डायरेक्ट लिखा है उसका मतलब जानते हो ना आप कि यहाँ पे 3/2 था, इसमें से एक पहले माइनस होगा तो मैंने लिखा 1/2 और फिर सेकंड वाला हो गया है आपके फिर से वापस वही होगा 1/2 रूट में, तो उसको मैं क्या लिखता हूं
बस इसमें भी ऐसे ही किया कि 5/2 था, उसमें से 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, और फिर ये रूट पाई आ गया। क्लियर है इतना? तो इस तरह से आपको इक्वेशनों को हल करना है। अब देखो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि जो अपने ध्रुवीय निर्देशांकों से रिलेटेड है, तो उसको कैसे हल करेंगे। तो देखो ये है हमारे पास में निम्न समाकल को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 0 से a और y से a x dx dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले है हम यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे। लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए कि लिमिट्स किसकी क्या क्या है। तो जब हम यहाँ पे देखें तो जो पुरानी लिमिट्स है, ओल्ड लिमिट्स बात करें हम, बाद में है जैसे हम व्यंजक को चेंज करेंगे तो उसकी लिमिट्स उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगी। तो यहाँ पे है सबसे पहले है 0 से a y से a। तो ये जो लिमिट्स है वो किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष जब समाकलन करें तब है। तो y बराबर लोअर लिमिट क्या है, एक तो है जो कि आपके y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तब, सेकेंड वाली होगी जब हम x के सापेक्ष समाकलन करें तब। तो एक तो y बराबर हो जाएगी ये y एंड अपर लिमिट क्या है y इक्वल टू a। सेकेंड वाली x बराबर 1 है 0 एंड अपर लिमिट है x बराबर a। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते हैं। पहले चित्र ये ले लो आप, ये हो गया आपके x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो सबसे पहले बात करें हम x बराबर a और y बराबर a, तो मैं इनको ये लिख सकता हूँ x बराबर y, दोनों में ये मान समान। तो एक तो हमारे पास में ये सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, ये y x बराबर y, यहाँ पे ये मूल बिंदु मान लिया। ठीक है, अब जब हमारे पास में y बराबर a है, x का बराबर मान लिया मैंने 0, और x बराबर जब a है तो y का मान हो जाएगा 0। तो हमारे पास में एक तो ये प्राप्त हो जाएगा, एक ये यहाँ पे a 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 0 है। तो जो ये मान है जहां पे हम निकाल रहे हैं, दोनों में कॉमन वाला ये रहा। तो यहां से आप एक ये ले लिया मैंने, कोई नाम दे दिया इसको 5 PQ, या फिर यदि ये लें तो यहां से ये हो सकता है RS नाम दे। तो ये इस टाइप का हमें चित्र प्राप्त होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसी के सापेक्ष इनकी लिमिट्स निकालनी है। तो लिमिट्स क्या होगी इनकी, लिमिट्स कैसे, यानी कि जो हमने ये तो अपनी जो क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स से, अब हमें इस चित्र के अकॉर्डिंग इनकी लिमिट्स बतानी है। तो लिमिट्स इनके अकॉर्डिंग क्या होगी, एक तो हो जाएगी आपके न्यू लिमिट्स, यहाँ पे नाम लिख देना, एक तो x बराबर 0 है तो हमारे पास में ये रहने वाली है x बराबर a, यहाँ पे 0 थी ये a रहने वाली, y वाली जब y बराबर एक तो हो जाएगी आपकी 0, एक हो जाएगी y बराबर कौन सी लिमिट हो जाएगी x, ये हमारे पास में न्यू लिमिट्स हो। अब उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लिमिट्स का मान रखना है। तो लिमिट्स का मान क्या रहेगा भाई, दोनों समाकलन लिख दो, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। इनकी लिमिट क्या क्या रहेगी, फर्स्ट वाली की तो 0 से a और इसकी हो जाएगी 0 से x,
ये रहेगी। तो अब है इनका क्या करेंगे हम, समाकलन। समाकलन कैसे करेंगे, तो ये हो गया 0 से a और 0 से x इसकी लिमिट है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष से समाकलन करना है। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो 0 से x और ये हो जाएगा आपके x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy और ये हो जाएगा dx। तो 0 से a और ये हो जाएगा आपके, इसका समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स करके देख लियो। और ये हो जाएगी लिमिट 0 से x और ये हो गया dx। अब हमें क्या करना है, y की जगह इसका मान रखना है। y की जगह मान क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, x, ये x रखो, ये हो जाएगा 0 से a और ये हो गया tan इनवर्स y की जगह क्या रखना है, x रखना है। तो x अपॉन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑलरेडी। तो ये हो गया 0। किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम समाकलन, x के सापेक्ष। ठीक है, तो tan इनवर्स से x अपॉन एक्स, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, 0 से a ये हो जाएगा आपके tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये है dx। ये 0 से a और ये हो गया पाई बाई 4 dx। क्लियर है। अब हमें समाकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। पाई बाई 4 को मैं बाहर ले लूं तो पाई बाई 4 और ये 0 से a और हो जाएगा dx पाई बाई 4। अब इसका x हो जाएगा, x समाकलन होने के बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास में क्या दी हुई है, a दी हुई है, तो अपर लिमिट को मैंने रखा a। इस तरह से इक्वेशन हल हो गया। तो बाकी के जो दूरी निर्देशांकों वाले क्वेश्चन है उनको भी आपको इसी तरह से करना है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो दूरी निर्देशांक है उनका जब हम हल करते हैं, उन क्वेश्चनों को जब हल करते हैं तो उनमें जैसे ही हम उनके मानों को चेंज करते हैं तो उनकी जो लिमिट्स होती है ना, जैसे कि जो पहले वाले ओल्ड लिमिट्स दी हुई होती है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिमिट्स दी हुई है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में पहले जो लिमिट्स दी गई थी उसके बाद में हमने जो लिमिट्स बनाई, नई लिमिट्स, जिसमें हमने थोड़े से इनके व्यंजकों के मान को चेंज किया कि ये यहाँ से हमें इसका मान निकालना है, तो वहां से हमने इसकी लिमिट से उसको चेंज कर दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से आपको यदि निर्देशांकों वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो उन निर्देशांकों में जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बदल देना मान को। अब गामा क्या था, गामा हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन वाला क्या था, उसमें गामा का रोल क्या था उसमें हमने देख लिया था। और ज्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली पूरी पड़ी है, उस प्रश्नावली में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इन क्वेश्चनों में जो ये है दूरी निर्देशांकों से रिलेटेड, दूरी निर्देशांक जो कि मुख्यतः कि यहाँ से ये बिंदु दिया गया है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य में इनका समाकलन ज्ञात करना है। तो वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया। बाकी के यदि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मैं कैसे कर रहा हूं, अब है बहुत सारे ऐसे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है कि ये लिमिट्स कहां से आई। मुख्य क्या कि भाई ये तो लिमिट पहले थी, ओल्ड लिमिट है, और ये न्यू लिमिट वाला क्या चक्कर है। तो न्यू लिमिट वो होती है, वैसे आपने कक्षा 12 में जो समाकलन के अनुप्रयोग थे उनमें काफी सारे क्वेश्चन किए थे और उनमें आपने ये देखा होगा कि किस तरह से जो लिमिट्स है वो बदल जाती है उस क्वेश्चन को चेंज करने के अकॉर्डिंग। तो इनमें भी वैसा ही करना है कि जैसे ही जो व्यंजक हम बदल जाता है, व्यंजक बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग इनकी लिमिट्स के मान भी
बदल जाते हैं और इस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। और अब नेक्स्ट क्लास में यदि इनमें से जो अपने डबल इंटीग्रल है उनमें यदि कुछ या आपके जो डबल इंटीग्रल है उसके सेकंड पार्ट है, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें से आ गया है, जो डबल इंटीग्रल की सेकंड वाली में से, तो 2-4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है लास्ट, शायद 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। तो उनमें यदि और कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं और भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको करा दिए जाते हैं उनको आप एक बार घर पे मिलाना ताकि आपके आराम से कंप्लीट रूप से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, गुड बाय।